पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट धूमधाम से जारी है। नेशनल T20 चैंपियनशिप चल रही है। इस हवाले से जो मैचेस हुए उनके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। कौमी T20 चैंपियनशिप मुल्तान में जोरों शोर से जारी है। खिलाड़ी आला परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता शब 20 साला शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी टीम खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करते हुए सिंध के खिलाफ मैच में 5 विकेटें हासिल की। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी वो पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 4 मरतबा मैच में 5 विकेटें हासिल की हैं। रवां साल में उनकी मजमूई विकेटों की तादाद 36 हो गई है। इस तरह शाहीन आफरीदी इस साल सबसे ज्यादा T20 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स में पहली पोजीशन पर आ गए हैं। सिंध के खिलाफ मैच में शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद हफीज की बेहतरीन कारकर्दगी ने खैबर पख्तूनख्वा को फतह दिला दी। उधर बलूचिस्तान ने सदन पंजाब को 16 रन से हरा दिया। मुल्तान में खेले गए मैच में इमामुल हक की शानदार बैटिंग की बदौलत बलूचिस्तान ने फतह हासिल की, जिसके बाद इमामुल हक कौमी T20 चैंपियनशिप में रन्स करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब्दुल्ला शफीक पहले जबकि ज़ीशान मलिक तीसरे नंबर पर हैं। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो 8 पॉइंट्स के साथ नॉर्दर्न 4 मैचों में पहले, 6 पॉइंट्स के साथ बलूचिस्तान दूसरे और खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान 2-2 पॉइंट्स के साथ चौथे, 5वें और सदर्न पंजाब छठे नंबर पर है। ये था जी 2 मैचेस का अहवाल जो कल हुए। नेशनल T20 टूर्नामेंट के हवाले से हम बात करेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस कैसी चल रही हैं, टीम्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं और खिलाड़ियों में क्या जान नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर जनाब आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है, मैचेस बड़े धूमधाम से जारी हैं। तो अभी तक जो सिचुएशन है उसके अंदर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न जो है वो 8 पॉइंट्स लेकर टॉप पर मौजूद है, फिर बलूचिस्तान और KP हैं 6 पॉइंट्स लिए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है ये टीम्स जो हैं जो 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 इस वक्त टेबल का स्टेटस है, क्या आखिर तक यही रहेगा या इसके अंदर ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं मामलात? देखिए, नॉर्दर्न जो है उसमें भी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, हारिस की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है। KP जो है उसमें शाहीन शाह आफरीदी डोमिनेट कर रहे हैं। हफीज की बहुत अच्छी फॉर्म है, ज़ीशान मलिक नॉर्दर्न के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो इसी तरह ओवरऑल अगर देखें तो ये टीम वैसे भी बेहतर है, मजबूत है। सिंध की बात करें तो उसमें ज्यादा यंग प्लेयर नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी ज्यादा ओल्ड ट्राई टेस्टेड वो लोग हैं। यंग टैलेंट इस तरह का नहीं है जैसे हैदर अली है या ज़ीशान मलिक है या अब्दुल्ला शफीक है। बलूचिस्तान के हवाले से एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये असल में PSL नहीं है कि जिसमें आप ड्राफ्ट का और पूरे मुल्क के जो प्लेयर्स हैं उनको डिफरेंट टीम्स में बांट दें। ये आपकी लोकल T20। इसमें बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान के कम से कम 5-6 प्लेयर्स खेलेंगे तो बलूचिस्तान वाले इसको ओन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बाकी अगर आप मुल्तान की देखें तो वो लगता है मुल्तान सुल्तान जो PSL की टीम है उसकी मुझे टीम लगती है। तो इसको असल में रीजनल बेसिस के ऊपर इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी और बलूचिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर है टीम के अंदर, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप लोकल टूर्नामेंट करा रहे हैं तो फिर जो लोकल टैलेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब इसी हवाले से चूंकि अब आपने PSL की बात की तो जो क्रिकेट का मयार देखने को मिल रहा है, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी तरीके से? नेशनल T20 की कंपैरिजन अगर हो PSL की जो क्रिकेट का लेवल है उससे, या फिर जो IPL का जो क्रिकेट का लेवल है वो हम देखते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अगर हम निकाल दें तो वो जो क्रिकेटिंग आपको जो नजर आ रही है वो कैसी है? देखिए, एक तो ये इसकी सिलेक्शन के ऊपर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि वो प्लेयर्स जिन्होंने कोई फ्यूचर नहीं है उनका आगे खेलने का, उनको भी टीमों में डाला। और जो एक यंग टैलेंट था जो लाहौर में जो ग्रेड 2 लीग हो रही है उसमें खेल रहा है, उसका ना किसी को पता है ना इंफॉर्मेशन है, तो उनको भी हाईलाइट करना चाहिए थोड़ा। और जो यंग प्लेयर्स हैं वो क्योंकि लोकल लीग का फायदा ही आपको तब हो सकता है जब आपका फोकस होगा कि हमने नए और यंग लोगों को खिलाना है। दूसरी चीज, अभी अगर इसको देखते हैं फिर कभी नेट पे जाके अगर IPL का कोई मैच देखते हैं तो एक जमीन और आसमान का फर्क है। प्रोडक्शन इतनी बुरी है कि लगता है अंधेरे में मैच हो रहा है कैमरा क्वालिटी की वजह से।
दूसरा अगर आप प्रोडक्शन के एंगल्स देखें तो इमेच्योर लोग हैं, बॉल किधर है, कैमरा किधर है। तो कमेंट्री देखें तो सुनने को दिल नहीं चाहता। सो आई थिंक उर्दू कमेंट्रेटर्स को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि जी हम तो तरबियत ले रहे हैं जो उर्दू में कमेंट्री कर रहे हैं। मतलब मुझे हैरत हुई इस चीज पर कि ऐसा कैसे कोई कमेंट्री करते हुए नेशनल टीवी पे ये कह सकता है कि हम तो उर्दू कमेंट्री सीख रहे हैं। ये ऊपर से नीचे तक यही हाल है। मानी साहब आए थे तो उन्होंने कहा मुझे सीखना है, फिर वसीम खान सीख रहे हैं, फिर मिसबाउल हक को एक दिन कोचिंग किए बगैर आपने हेड कोच पाकिस्तानी टीम का लगा दिया और कहा कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो सारे सीख रहे। आई डोंट नो ये नहीं करना है। हाँ, इस चीज को फिर अब कैसे फिक्स करना है, ये तो बड़ा बुनियादी है कि भाई जब तक लोग मैच देखेंगे नहीं उनको क्या पता क्या हो रहा है। तो अगर आपका दिल ही नहीं चाह रहा देखने का तो फिर वो आगे तो मामला बड़ा मुश्किल है। इसको कैसे फिक्स करें? देखिए, अगर आप जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको यूज करें, जो कैमरामैन है, जो आपकी प्रोडक्शन टीम है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, आप किनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनके पीछे क्या उनकी परफॉर्मेंसेस हैं या क्या उन्होंने आज तक प्रोड्यूस किया है। ऐसे थोड़ी आप किसी को उठा के दे दो और दावे ऐसे कर जैसे हम इस तरह का म्यार कभी नहीं होगा। बट सही लोगों को सही जगह अगर जब तक नहीं लगाएंगे आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और पहले भी कह चुका हूं, इसका हल सिर्फ एक है। जैसे सारी दुनिया के अंदर इवन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसमें जो गवर्नमेंट है जो उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता। एक बुनियादी एक ढांचा है जो एसोसिएशंस का, वहां से लोग इलेक्ट होके एक थ्रू प्रोसेस आते हैं और वो इसलिए जवाबदेह होते हैं कि वो इलेक्ट होके आए होते हैं, लोग उनसे पूछ सकते हैं। पॉलिसीज कोई भी बनती हैं तो वो एक बंदा जो है वो सिर्फ बलडोज नहीं कर सकता। तो जब तक आप ये पीएम प्राइम मिनिस्टर जो इसके बैटिंग चीफ है, जब उससे नहीं क्रिकेट को निकालेंगे, सारी जिंदगी 50-52 साल से तो मैं भी इसको स्टडी की है, तो ऐसे ही होता है कि आपकी गवर्नमेंट गई, बोर्ड गया, चेयरमैन गया। अब ये जो मानी साहब है, वसीम खान है, इन्होंने बस्ता उठाना है, एक ने गिलियाद चले जाना है, एक ने जो है यूके चले जाना, आप भुगते रहो, फिर कोई आएगा, फिर हम वहीं पर बैठे होंगे। इसको रीबिल्डिंग बस यही चल रहा है। ठीक अच्छा, हम अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स के हवाले से बात करें, हाँ, ये तो कारकर्दगी जो हाँ इंडिविजुअल प्लेयर्स बॉलिंग के हिसाब से शुरू कर लेते हैं। टॉप जो विकेट टेकर हैं, जो कि आपके भी बड़े फेवरेट, जो आप शाहीन आफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? 2 मरतबा 5 विकेटें वो ले चुके हैं और इससे पहले जब वो T20 बाहर से खेल कर आए काउंटी में, तो वहां पर भी 6-6 विकेटें ले रहा है बंदा। कमाल परफॉर्मेंस कर दी उन्होंने, तो जबरदस्त उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है। और आप देखेंगे 2-3 साल के अरसे में पाकिस्तान को नंबर 1 बॉलर भी बन गया है। इसी तरह अगर आप बॉलिंग की जो 3-4 परफॉर्मेंसेज हुई हैं उसमें लाहौर कलंदर के लिए बड़ी एक खुशाइन बात है कि शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 है, हारिस रऊफ नंबर 2 है। इसी तरह अगर हफीज की परफॉर्मेंस देखें तो जब से वो शुरू हुए हैं इंग्लैंड की T20 की परफॉर्मेंसेज से, उसी तरह से उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। सो आई थिंक ऐसे टूर्नामेंट से आपको टैलेंट तो जरूर नजर आता है। अब आगे उसको नर्चर कैसे करना है, पॉलिश कैसे करना है, ये एक प्लानिंग है जो इनको करनी चाहिए आगे जाके। हफीज का जो नाम लिया है आपने, तो हफीज के बारे में मुख्तलिफ लोग ये कह रहे थे कि भाई बहुत बुरा खेला, या भाई क्रिकेट खत्म हो गई है, बस अब इख्तिताम है। तो उसने तो जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो जवाब दे दिए मेरा ख्याल है उन लोगों को। जो T20 क्रिकेट है वो 3 घंटे का गेम है। उसमें आपकी जो प्रेजेंस है, 20 ओवर आपने फील्डिंग करनी है, उसके बाद अगर बॉलर हैं तो बीच में 2-3 ओवर कर लेंगे, और बैटिंग में भी आपने कितने 8 से 10 ओवर, आपको एवरेज तो आपके 4 से 5 ओवर भी नहीं बनते। बिल्कुल। तो ये जो 40s में लोग जाहिर है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, 5 दिन कौन खड़ा हो। वनडे भी अगर आप देखें तो पूरे दिन आपको ग्राउंड के अंदर रहना। T20 में जो एज है इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी ऐसी दिखाई कि लग रहा है कि भाई T20 में तो अभी जान बाकी है हफीज में। अच्छा, अगर हम बॉलर्स की ही बात करें तो 12 विकेटें शाहीन ने ले ली हैं, टॉप पर हैं इस वक्त। हारिस जैसे आपने कहा 2nd नंबर पर है, 3रे नंबर पर शादाब है, और शादाब की कैप्टनसी भी बड़ी, उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और 8 विकेटें लेके वो इस वक्त 3रे नंबर पर है। तो उनके हवाले से आपको क्या आगे के लिए पोटेंशियल नजर आ रहा है? उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। अगर आप देखें तो जिस तरह से वो
एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले टीम में आए थे तो लोगों को इतना पता नहीं था कि क्या करते हैं, गूगली किस तरह से होती है। तो होता ही है कि पहला एक साल आपके लिए बड़ा आसान होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं। हाँ। उसके बाद फिर आपकी मेहनत और आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो आपको लंबे अरसे तक खिलाती है। ये बीच में ग्राफ गया नीचे, लेकिन आई एम हैप्पी कि उसने अपने ऊपर काम किया है, मेहनत की है और दोबारा से अपने आप को मनवाया है और काफी नई चीजें उसने सीखी हैं। और अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो क्या आपको नजर आता है कि हम अगर शादाब पर मेहनत करें और उसको जरा वाइस कैप्टनसी की तरफ लेकर आए, ट्रेनिंग करें, तो ही कैन बी अ गुड कैप्टन? बिल्कुल उसमें पोटेंशियल है। उसकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो इज ऑलवेज देयर, डाइव मारता है, जान मारता है। अब जिस तरह उसने बैटिंग में भी अपने आप को और जरा फोकस करे तो ये प्रॉपर ऑलराउंडर बन सकता है। और जो T20 क्रिकेट है इसमें जो डोमिनेट लोग करते हैं वो या तो टॉप ऑर्डर बैटिंग में करते हैं या फिर ऑलराउंडर्स करते हैं। हाँ। तो अगर आपने बाबर को बनाया है तो नीचे शादाब को वाइस कैप्टन जरूर बनाना चाहिए, उसको ग्रूम करें आगे फ्यूचर के लिए। सही। अब अगर आ जाए हम बैटिंग परफॉर्मेंसेस पर, तो बैटिंग परफॉर्मेंसेस में जो हम अभी बात कर रहे थे, टॉप पर अब्दुल्ला शफीक, ये कैसे अचानक से कोई शख्स आता है और दुनिया को बताता है कि भाई मेरी तरफ देखो। हाँ। आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? I also exist। जी। नहीं, बड़ा जबरदस्त सियालकोट का लड़का है और बड़ा पोटेंशियल है उसमें। लेकिन बात यह है ना कि जब तक वो खेलता रहा थोड़ी बहुत जो फर्स्ट क्लास, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं है। वहां पे अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी भी हो तो हाईलाइट नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता। तो स्क्रीन पे लाने की जरूरत है। और नया टैलेंट जो है जब भी आपने खिलाया उसने रिस्पॉन्ड दिया। सो आई थिंक थोड़ा और कैनवस बढ़ाए, अपने सिलेक्टर्स को भेजें, देखें छोटे छोटे जगहों पे, शहरों में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है। अब उनको मौका देने की बात है। जैसे मैं अभी बलूचिस्तान की बात की, तो ये कैसे हो सकता है कि पूरे बलूचिस्तान में किसी को खेलना ना आता हो या प्लेयर ना हो। आई थिंक अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं देंगे तो कैसे नया टैलेंट सामने आएगा। बिल्कुल सही है। इमामुल हक सेकंड नंबर पे चल रहे हैं इमामुल हक इस वक्त, और 193 रन उनके भी हैं, अब्दुल्ला शफीक के जितने ही हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है। और लोग अमूमन ये समझते हैं कि वो जो टेस्ट के अंदर वो टेस्ट प्लेयर हैं और T20 में इतना ज्यादा नहीं कर सकते, बट आई थिंक उसने कुछ उसकी परफॉर्मेंसेस PSL में भी बड़ी अच्छी थी और अभी तो उसने साबित किया है। और अब अगर टूर्नामेंट किसी तरह वो लीड करता है तो डेफिनेटली फिर जो परफॉर्म करे उसको आगे मौका भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। और फिर उसी के साथ ही अगला जो नाम आ रहा है, जो अगर हम इस वक्त नंबर्स की बात कर रहे हैं कि किसने कितने रन बनाए हैं, तो वो है ज़ीशान मलिक। 192 रन पर, वो भी मतलब परफॉर्मेंसेस उनकी बेहतरीन है। अगेन वन मोर पर्सन जो ये कहता है कि भाई मुझे देखो। तो काफी अरसे से मैं तो उसे जानता हूँ, क्योंकि जो 2016 में हम एक टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे तो वो उसका हिस्सा थे। वहां भी आपको पता है वहां ऑस्ट्रेलिया जाके बड़ा कोई आसान नहीं होता परफॉर्म करना। तो वो उसके बाद भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, और क्योंकि हम भी उसको रखना चाहते थे, लेकिन हमारी जो टीम है उसकी उसमें चॉइसेस ये थी कि टॉप ऑर्डर सारा भरा भरा पड़ा था। उसमें फकत जमान है, उसमें ब्रेंडन थे, तो चांस नहीं था हमारे पास। तो हमें ज्यादा बॉलर्स के लिए जगह निकाली। लेकिन आई थिंक जो कमिंग PSL है उसमें डेफिनेटली टीम्स को देखना चाहिए और उसको जरूर मौका मिलना चाहिए। तो आगे साहब, फिर ये जो इमर्जिंग स्टार्स हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमाम, ज़ीशान, ये सारे, ये फिर लड़के बाहर जाते हैं तो फिर वहां कुछ हो जाता है। मतलब वहां पे कोई मायूसी छा जाती है, कोई खेलने का दिल नहीं चाह रहा होता, कुछ हो जाता है। मतलब सारे पाकिस्तान के स्टार परफॉर्मर्स पाकिस्तान में जबरदस्त, ये छक्के चौके, और उधर जाते हैं तो एक आउट की कतार होती है जो बन जाती है। उसकी एक बड़ी टेक्निकल रीजन है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसने एक गुजरांवाला के पास एक नंदीपुर की जगह जहां से पिच की मिट्टी बनती है, तो हमने बुरा क्या किया है कि पूरे पाकिस्तान में वो मिट्टी की पिचेस बना दी हैं। अगर आप कोयटा जाते हैं वही पिच, आप कराची, सिंध, पेशावर, लाहौर जहां भी जाएंगे वो एक सेम सॉइल है और एक सेम उसका कैरेक्टर है। वेयर अगर आप दुनिया में देखिए, इंडिया में देखिए, तो वहां कहीं बॉम्बे की मिट्टी है, कहीं उनकी वो मद्रास की मिट्टी है, कहीं वो पंजाब की मिट्टी है। ये कोई सरकारी ठेका तो नहीं है इधर इसमें, इस मिट्टी का कोई अमल दखल में कोई सरकारी ठेका वेका तो नहीं इन्वॉल्व?
आई थिंक नालायकी है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते नहीं है। अभी भी जो हमने फवाद चौधरी से मिले तो उसको हमने 5-6 एजेंडास के ऊपर डिस्कस किया और उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो खुदा के लिए आप उस एरिया में रिसर्च करें और लोकल मिट्टी की पिचेस बनाएं, क्योंकि एक प्लेयर जब वो सारे मुल्क में 5-6 तरह की जो मिट्टी है, जमीन है, पिच है, उसके ऊपर खेलेगा तो फिर बाहर जाके उसको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब से आपने मुलाकात का जिक्र मतलब किया। मैं ये सोच रही हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर से आप मिल रहे हैं क्रिकेट के लिए। ऑल्सो साइंस, बिल्कुल, उसमें बड़ी साइंस इन्वॉल्व है। तो क्या ऑल्सो एन आर्ट जी, क्या उनसे मुलाकात हुई, क्या एजेंडा था? देखिए, उसमें एजेंडा ये था कि हम कई सालों से एक चीज नोट कर रहे हैं, जैसे एक क्रिकेट बॉल जो कोकाकोला है उसकी मोनोपोली है पूरी दुनिया के अंदर, और वो इतना महंगा है कि पाकिस्तान में अभी जो क्रिकेट हो रही है तो फर्स्ट ईयर जो मुल्तान में वहां तो कोकाकोला बॉल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वो एक बॉल जो है वो 20-22 हजार रुपए का है। अच्छा, और ठीक। और जो लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा है उसमें वो लोकल एक 500-600 रुपए का बॉल सिर्फ से खेल रहे हैं, जो कि बड़ी ज्यादती है। हाँ। तो एक तो बॉल जो है उसको यहाँ डेवलप किया जाए, उसके अंदर जो एक नई चिप की आई थिंक सेंसर डालेंगे, फिर आपको कोचिंग में मदद मिलती है, तो वो उसको यहाँ डेवलप किया जा सकता है। इसी तरह से ये जो क्रिकेट बैट है, ये इतना तो महंगा है कि आपकी सोच है जो टॉप जो बैट है असल में वो इंग्लिश विलो उसको बनाते हैं, इंग्लिश विलो से, और वो सिर्फ जो है इंग्लैंड के अंदर है। तो अगर हमारा पाकिस्तान है उसमें हर तरह का मौसम है, हर तरह की सॉइल है, तो हम अगर उसको यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? और आपको वो कोटा है सारे मुल्कों का, आपको वो मिल भी नहीं सकता आपकी ख्वाहिश के ऊपर भी। तो 2.5 से 3 लाख का वो टॉप क्लास बैट है, और यहाँ कौन बच्चा यहाँ से खरीद सकता है? इसके अलावा ये पिच वाला था कि हम सॉइल है उसकी टेस्टिंग करें, फिर जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, एक सेंटर के अंदर अगर आपकी 20 पिचेज हैं तो कम से कम वो 10 तरह की सॉइल हो, 2-2 पिचेज हर इलाके से ला के वहां लगाए, और उसके ऊपर जब प्लेयर्स खेलेंगे तो उनको अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी डिफरेंट कंडीशंस की, कभी उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बिल्कुल। तो उस पर क्या रिस्पांस था फवाद साहब का? बिल्कुल, वो चाह रहे थे कि हम इसको मिलके आगे लेके चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो नवाज शरीफ की वो तकरीर थी, तो आपको पता थोड़ी सी बात इसके ऊपर हुई, फिर वो बिल्कुल। लेकिन नहीं, उम्मीद ये है कि आप उनको थोड़ा सा खटखटाते रहेंगे तो वो कुछ करेंगे। नॉलेज में आ जाए बात तो फिर वो काम कुछ ना कुछ हो जाएगा उस पे। अच्छा, एक और चीज जो कि मुझे जरा खटखटा रही है इस नेशनल T20 के हवाले से, कुछ मैचेस ऐसे मैंने देखे कि जिसके अंदर 200 प्लस का स्कोर हुआ, 220 230 तक भी हम चले गए, विच इज वेरी गुड, लेकिन फील्डिंग का जो मयार है वो मुझे कुछ, अगर पर्सनली मैं देखूं तो मुझे इतना कोई सही नहीं लगा। बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बहुत सारी मिस फील्डिंग है। अब इसमें 2 वजह हो सकती है, या तो वो प्लेयर की इनकेपेबिलिटी है, या फिर जो हमारा ग्राउंड है वो इतना अनइवन है कि उसके ऊपर अनइवन बाउंस बहुत ज्यादा आ रहा है। आपकी क्या इसमें इस हवाले से ऑब्जर्वेशन है? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी रीजन जो मुझे नजर आ रही है, देखिए जो बैटिंग और बॉलिंग है, इसके लिए अगर आप 4-6 महीने से अगर नहीं खेल रहे तो उसमें वापस आना आप जल्दी आ जाते हैं। लेकिन ये जो फील्डिंग है, ये एक ऐसा काम है कि आपने हर रोज करना है। आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी जो आई, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको अगर आदत ना हो 6 महीने से आप नहीं खेले तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है आपकी फील्डिंग करती है। तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकती है। बट आई थिंक मुल्तान का जो स्टेडियम है वो तो हमेशा से बहुत अच्छा लेवल और ग्रीन भी रहता है। तो इसीलिए इसका मतलब है कि वो ग्राउंड का इशू नहीं है, वो खिलाड़ियों की अपनी फिटनेस का इशू है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है कि फाइनली वो खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं, फिट हो रहे हैं। आगे देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सिलेक्शन उनकी होती है, नहीं होती है, कहाँ तक वो लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो नेशनल T20 टूर्नामेंट था उसके हवाले से बात, डिटेल्ड इनसाइट्स और जाहिर है मतलब आकिब साहब का जितना अपना क्रिकेट का तजर्बा है उस हवाले से उनकी तरफ से जो बात आती है वो फिर सही बात सुनी जानी चाहिए। और वो खासतौर पर वो जो फवाद चौधरी साहब से जो उन्होंने मुलाकात की है और जो एजेंडा जिन पर बात कर रहे हैं, अब वो अगर उस पर कुछ हो जाए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा कमाल हमें तब भी करना है कि भाई मेरिट पर सिलेक्शंस हों और वो सारे मामलात भी देखने, वो भी आके भाई जो है बार बार नॉलेज और अटेंशन उसकी तरफ भी दिलाते रहते हैं। तो ये मामलात है क्रिकेट के सारे।